बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स कवर कर लिए होंगे। इस्लामियात का लेक्चर सुबह मैंने अपलोड किया है, वो काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक आप लोगों को मिला है और ये जो लेक्चर था इंशाल्लाह इसने आपके एकेडमिक कैरियर को ज़रूर झंझोड़ा होगा। जो पहले आप लोग इस्लामियात पढ़ते रहे हैं वो पढ़ी होगी, लेकिन आज का लेक्चर कुछ स्पेसिफिक था और इससे आगे वाला उससे बड़े मज़ेदार होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई टेंशन होती है, याद नहीं होती चीज़, आउटलाइन नहीं बन पा रही, एनी क्वेश्चन, आप लोग रिस्क नहीं लेंगे, कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप लोग एक नहीं 10 बार पूछ सकते हैं। और मेरा तरीक़ाकार ये है कि जब तक आप लोगों को पहला स्टेप नहीं ना कवर होता, मैं नेक्स्ट की तरफ आप लोगों को नहीं जाने देता, ठीक है। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। चीज़ें मैंने इस तरह करके आसान करके दी हैं ताकि यहाँ पे 5 क्लास का शायद किड भी पढ़ सकता है। तीसरी बात यह है कि आप लोगों को सबसे बड़ी टेंशन थी, शायद जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे इस कश्ती के मुसाफिरों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, वो है कोऑपरेटिव लॉ। कि सर पहले तो हमने MCQs पढ़े हैं, हमें पर आज लेक्चर ही पढ़ा दे। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करूँगा, कुछ सेक्शन आप लोगों को पढ़ाऊँगा। एक तो मेरी आवाज़ सही नहीं है, नींद पूरी नहीं है, तो यहाँ से मैं आप लोगों को स्टार्ट करूँगा। तो बने रहिए, आप लोगों के साथ जो है ना वो चीज़ें चलती रहेंगी। तो आज हमने पढ़ना है 1925 का एक्ट। इसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों ने वो सुन लेनी है। जिसमें चैप्टर नंबर 1 है प्रीलिमिनरी का, ठीक है। उसमें मैंने 3 सेक्शंस पढ़ाए थे। सेक्शन 1 था जिसमें इसके टाइटल की बात हुई है। सेक्शन 2 था जिसमें इसके एक्सटेंड, इसके स्कोप की बात हुई है कि ये एक्ट जो है पूरे पंजाब में अप्लाई होता है, मतलब इसका जो स्कोप है, इसकी जो वैलिडिटी है पूरे पंजाब के ऊपर लागू होती है। तीसरी इसकी थी डेफिनेशंस, और 12 से 14 डेफिनेशंस थी। आप लोगों ने इसको याद करना, मैंने समझाई हुई हैं और वो पूरे एक्ट के ऊपर जो है अप्लाई होनी है, तो आप लोगों ने रिवाइज़ कर लेनी है। इसका निमोनिक भी मैं आप लोगों को बताऊँगा इंशाल्लाह। ये 12 से 13 जो डेफिनेशंस है ना, ये आप लोगों को एक वर्ड के अंदर समझ जाएगी और आप ताहियात जब तक आप लोगों की ज़िंदगी है शायद नहीं भूलेंगे। ये बातें हो गई। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 को पढ़ना है। जो चैप्टर नंबर 2 है वो रजिस्ट्रेशन के बारे में है। इसमें बताता है कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, कौन सी सोसाइटी रजिस्टर कर सकती हैं, रजिस्ट्रार की पावर क्या होती है, किस तरह से जो है ना वो अपने फ़ैसले करता है, कौन कौन से जो है ना उसकी अथॉरिटीज़ होती हैं, तो उसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, उसकी लायबिलिटीज़ क्या हैं, मतलब उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो ये वाली चीज़ें होंगी, तो ये वाला स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर में आप लोग अपने नोट्स से पढ़ाऊँगा। पहले भी मैंने आप लोगों को नोट्स से पढ़ाया है, लेकिन वो नोट्स थे ऑब्जेक्टिव। आज मैं आप लोगों को नोट्स पढ़ाऊँगा जो ओरिजिनली मैंने खुद से बनाए हैं, तो ताकि मैं आप लोगों को वहाँ से समझाऊँगा। डॉक्यूमेंट आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, और मेरे ख्याल नहीं है कि जब मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगा आप लोगों के डॉक्यूमेंट मुश्किल हो जाएगा। बेशक आप डॉक्यूमेंट को छोड़ दीजिए, मैं आप लोग को कह सकता हूँ, उसमें कोई चीज़ स्किप नहीं की है मैंने। और जो पेपर्स पे क्वेश्चन आएंगे, और 1925 के एक्ट और 1927 के रूल्स में 45 to 50 क्वेश्चन आने हैं, तो इस लिहाजा आप लोगों ने हर चीज़ फिंगर टिप्स पे करनी है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की हर चीज़ जो है ना फिंगर टिप्स पे ही हो जाए। सो बाकी एक बात यह है कि आप लोगों की जो असाइनमेंट्स है मैंने उनको प्रिंट करवाया है, आप लोग देख सकते हैं, और इसका मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को जो है इसकी जो है ना इवैल्यूएशन मिलेगी, और ये फाइनल इवैल्यूएशन होगी तो आप लोगों को जो है अपनी असाइनमेंट्स हैं स्किप नहीं करनी है। कोई भी असाइनमेंट आप लोगों ने स्किप नहीं करनी है, कोई टेस्ट स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप नहीं करेंगे, सारी चीज़ें जो है ना वो कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। जहाँ पे अनेस्टली चीज़ें करवाई जाती है ना, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ख़ुद भी मदद करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा सेक्शन नंबर है 4। चैप्टर जो है ना, चैप्टर नंबर 2 है, मैंने आप लोगों को बता दिया, रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है। आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट से, मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेज दूँगा। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 4 में जो सेक्शन नंबर 4 है वो कहता है कि इस सेक्शन के तहत रजिस्ट्रार को नाम दिया गया है। अब इसमें उसको क्या नाम दिया गया है? दे रजिस्ट्रार का नाम दिया गया, दा साथ लगा हुआ है, आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। इसका नाम रखा गया है। फिर दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस सेक्शन के अंदर रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट की बात होती है, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो रजिस्ट्रार की जो अपॉइंटमेंट है वो करती है गवर्नमेंट, ठीक है। रजिस्ट्रार की जो अपॉइंटमेंट है वो करती है गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आप लोग को इस तरह करके बॉक्स मिलेगा छोटा सा पैरेंथेसिस की फॉर्म में, तो इसके अंदर वो वाली गवर्नमेंट आनी है जो उसको अपॉइंट करती है। अगर सिंध के लॉज हैं तो सिंध की हुकूमत करेगी,
अगर बलूचिस्तान की बलूचिस्तान की हम पढ़ रहे हैं PPSC को पंजाब को, तो यहाँ पे पंजाब जो हुकूमत है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो रजिस्ट्रार को लगाती है, लेकिन वो 2 ऑर्डर्स के तहत लगाती है। एक होता है स्पेशल ऑर्डर, एक होता है जनरल ऑर्डर। स्पेशल ऑर्डर और जनरल ऑर्डर, ये 2 बातें हो गई। तो अपॉइंटमेंट करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट थ्रू स्पेशल ऑर्डर या फिर जनरल ऑर्डर। अब जनरल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर के दरमियान जो डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो जनरल ऑर्डर होता है ना, और ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये बार बार इस एक्ट में और रूल्स में बार बार रिपीट होगा ये वर्ड। जनरल ऑर्डर होता है कि ऐसे ऑर्डर्स जो तमाम अफसरान जो होंगे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ठीक है ना, और जितने भी सूबे होंगे, सूबा तो एक ही है, मतलब सूबे के अंदर जितनी डिवीजन्स होगी, जितने ज़िले होंगे, या जो भी कोई मखसूस कैटेगरी होगी, तो वहाँ पे ये यकसा अप्लाई होते हैं, मतलब इक्वालिटी होती है, ये हर अफसर के ऊपर, हर ज़िले के ऊपर बराबर अप्लाई होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, जो पंजाब के जितने भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, वो जनरल ऑर्डर के तहत उनको पावर दी गई है कि वो रजिस्ट्रेशन जो है मंजूरी कर सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे सकते हैं, मतलब वो रजिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये हर असिस्टेंट रजिस्ट्रार को दी गई है, ठीक है। स्पेशल ऑर्डर ये होते हैं कि ऐसे ऑर्डर्स जो किसी ख़ास अफसर, ठीक है, उसमें सारे नहीं, उसमें सारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार नहीं आ सकते, रजिस्ट्रार नहीं आ सकते, डेप्यूटी नहीं आ सकते, लिक्विडेटर्स नहीं आ सकते, इंस्पेक्टर्स नहीं आ सकते, मतलब किसी ख़ास अफसर को या कोई ख़ास शख्स है, या हो सकता है कि कोई ख़ास सोसाइटी हो, उसमें से किसी बंदे को अपॉइंट करना हो, तो उसको स्पेशल जो है ना वो नोटिफिकेशन के तहत या फिर लेटर के तहत, ठीक है ना, वो उसको जो है ना वो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ताकि वो किसी भी चीज़ की अगर इंक्वायरी करनी है, ठीक है ना, या किसी भी चीज़ की कोई स्पेशल रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है ना, तो वो अफसर जो है ना वो उस मखसूस रीजन में, उस मखसूस सोसाइटी में जाके वो करेगा। वो हुकूमत लगा सकती है, वो जो मतलब जो सोसाइटी का सबसे जो मेन सेक्रेटरी होता है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो लगा सकता है उसको, ठीक है ना, दोनों लगा सकते हैं। ये वाली बातें होती है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो जनरल ऑर्डर्स है, जिसमें PPSC की अपॉइंटमेंट हो रही है, यहाँ पे PPSC अपॉइंट कर रहा है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 26 सीटें हैं, ठीक है ना, ये जनरल ऑर्डर्स की तहत हो रही है, मतलब पूरे प्रोविंस पे अप्लाई होंगी। लेकिन स्पेशल ऑर्डर जो होता है वो फिर गवर्नमेंट देती है, या फिर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो देता है, किसी भी जो है ना वो सोसाइटी के मेंबर को दे सकता है कि जाओ आप फैसलाबाद में जाके इंक्वायरी करो फ़लाँ डिपार्टमेंट की या फ़लाँ केस की, ठीक है ना। तो ये स्पेशल और जनरल ऑर्डर में डिफरेंस है, तो आप लोगों ने याद रखना है। तो होप्स हो कि आप लोगों को क्लियर हो गया। और दूसरी बात यह है कि ये गज़ट में आता है, गज़ट जो सोसाइटी का होता है, लेकिन ये थ्रू नोटिफिकेशन आ सकता है, थ्रू लेटर आ सकता है, ठीक है ना, जिसमें डाक आ सकती है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना यहाँ पे मौजूद है। तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है रजिस्ट्रार करो, पहला एक पॉइंट, यहाँ पे एक रजिस्ट्रार है, या फिर इस रजिस्ट्रार का असिस्टेंट स्टाफ जो इसको असिस्ट करेगा, इसकी हेल्प करेगा, ये 2 अपॉइंटमेंट करती है। ये आप लोगों को दोनों याद रखनी है। अच्छा, अब इन रजिस्ट्रार को थ्रू स्पेशल ऑर्डर, जनरल ऑर्डर या स्टेट रजिस्ट्रार को जनरल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर लगाएंगे, लेकिन कौन सा जो ना रूल होगा 1927 के इसमें रूल अप्लाई होंगे। उसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर 4, सर्विस रूल नंबर 4 है, ठीक है। तो ये अप्लाई होता है। ये वो वाले जनरल रूल्स जो है ना आप लोग पढ़ रहे हैं ना, वो वाले नहीं है, लेकिन इसके आगे सब क्लॉजेज हैं। ये जो स्पेशल रूल है ना, ये 4, ये वैसे तो इसका नाम कोई और है, लेकिन इसके अंदर सब क्लॉजेज है, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह करके सब क्लासेज हैं इसकी। तो जो आपके सिलेबस पे नहीं है, लेकिन इसके तहत होती है। आई स्टडीड वेरी वेल, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। तो रूल नंबर 4 के तहत अप्लाई होता है, तो आपके साथ साथ रूल्स भी कवर हो जाएंगे। अब थर्ड पॉइंट ये आता है कि अपॉइंटमेंट भी हो गई, 2 पर्सन की अपॉइंटमेंट हो गई, ऑर्डर्स हो गए, तो नेक्स्ट ये आता है कि जो गवर्नमेंट है ये रजिस्ट्रार को और असिस्टेंट स्टाफ को जो पावर्स अलाट करेगी वो कंप्लीट भी हो सकती हैं, वो पार्शल भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को समझाता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ मोइन है, इसको गवर्नमेंट वो लगी है जनरल ऑर्डर के तहत और स्पेशल ऑर्डर के तहत। जनरल ऑर्डर को ले लेते हैं, इसको लगाती है, मैं कहता हूँ जंग में, ज़िला जंग में, ठीक है। अब इसको जंग में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तमाम जो
पावर्स हैं, जो रजिस्ट्रार की पावर है, रजिस्ट्रार पावर मूव करेगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार को, तो मोइन को सारी मिलेगी, वो पूरे ज़िले झंग के ऊपर अप्लाई कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है, ठीक है ना, किसी को जो है ना आर्बिट्रेशन करवा सकता है, कोई डिस्प्यूट है तो झगड़ा उसमें साल से करवा सकता है, मतलब हर काम ये कर सकता है। लेकिन अगर स्पेशल आर्डर हो तो हो सकता है कि ये आर्बिट्रेशन करवाए, रजिस्ट्रेशन ना कर सके, हो सकता है रजिस्ट्रेशन करवाए तो इंक्वायरी ना कर सके, हो सकता है करप्शन को रोके लेकिन उसका आगे जो डिसीजन है वो कोर्ट तक ना जा सके। ये स्पेशल ऑर्डर और जनरल ऑर्डर में फ़र्क होता है। मतलब यहाँ पे इसको पावर्स जो है ना वो कुछ पावर्स दी गई हैं, कुछ यहाँ पे उसको मना की गई है, लेकिन यहाँ पे जनरल ऑर्डर में उसको सारी पावर्स दी गई हैं। तो यहाँ पे इसको कंप्लीट पावर्स भी मिल सकती है, पार्शियल पावर भी। आप लोगों को वर्ड आल का लिखा होगा, आल के साथ एनी का वर्ड होगा, ठीक है ना, ऑल पावर्स या एनी पावर्स, तो कंप्लीट या फिर पार्शियल। तो रजिस्ट्रार को भी कंप्लीट या फिर पार्शियल पावर्स मिल सकती हैं। एक बात ये हो गई कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी। दूसरा सवाल यहाँ पे ये निकलता है कि रजिस्ट्रार भी अपने असिस्टेंट स्टाफ को तैनात कर सकता है, उसकी अपॉइंटमेंट कर सकता है, वो भी इसी के तहत होती है और यही पावर्स उसको भी मिलती हैं, ठीक है। अब रजिस्ट्रार जो अपॉइंटमेंट करेगा, 1927 का रूल नंबर 33 यही कहता है कि जो रजिस्ट्रार है वो अपने असिस्टेंट, अपने सबऑर्डिनेट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी नुमाइंदा को, वो किसी भी रीजन में पूरे पाकिस्तान के जो सूबा पंजाब है उस पर वो लगा सकता है। और असिस्टेंट स्टाफ, इसका लोग याद कर लीजिए, इसकी पावर्स भी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को चीज़ें जो है ना कम्प्रीहेंसिव पढ़ाई जाएंगी, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाई जाएगी ताकि आप लोगों को चीज़ें फिंगर टिप्स पे हो जाएँ। अब 4 सबऑर्डिनेट आप लोगों ने याद रखने हैं रजिस्ट्रार के। पहला आप लोगों को याद रखना है कि रजिस्ट्रार के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार होता है, जो पूरा डिवीज़न का होता है। देखो एक सूबा है, उसमें जो है ना आगे डिवीजन्स भी हैं, उसमें आगे जो है ना वो फिर उसमें जो है ना ज़िले बने हुए हैं, फिर उन ज़िलों को आगे जो है ना वो कौंसल्स, यूनियन कौंसल्स जो है ना उसमें तहसील कौंसल्स में जो है ना वो उनको डिवाइड किया गया है। ये लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है, ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। तो डिप्टी रजिस्ट्रार है वो डिवीजन्स का पूरा जो है ना वो डिप्टी रजिस्ट्रार होता है एक डिवीजन का, और उसके बाद उसका काम क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद आता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो पूरे तहसील या फिर पूरे ज़िला का होगा, ठीक है। जैसे मेरा जो है ना वो ज़िला अहमदपुर सियाल है, तो जो वहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार होगा वो सिर्फ अहमदपुर सियाल को ही उसकी जो है ना चीज़ें कंट्रोल करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उसकी इंक्वायरी कर सकता है, उसकी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ऑडिट बढ़ा सकता है, कोई आर्बिट्रेशन करवा सकता है, मतलब दो फ्रीकैन के दरमियान जो है ना वो झगड़ा हो गया है तो उसको सुलझा सकता है, ठीक है। और उसके बाद होता है इंस्पेक्टर या फिर ऑडिटर्स होते हैं, जिनका काम होता है कि फाइनेंशियल ऑडिट बनाना है और रिकॉर्ड को चेक करना है, और फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत काम का वर्ड है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो होती है, कारकर्दगी की रिपोर्ट होती है कि किसी भी सोसाइटी ने कितना खर्चा किया है, कितना प्रॉफिट अर्न किया है, उनको कितना नुकसान हुआ है, और उस पर कितना घपला हुआ है, करप्शन हुई है, उस सारी की सारी जो है ना वो ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट लाती है, तो ये काम कर सकता है। उसके बाद आते हैं इंक्वायरी ऑफिसर्स या फिर लिक्विडेटर्स। ये वर्ड लिक्विडेटर्स का बार बार आएगा, ये इंक्वायरी ऑफिसर्स होते हैं, ये करप्शन को कंट्रोल करेंगे, करप्शन को ख़ात्मा करना है, किसी चीज़ को डिसोल्यूट करना है वो करेंगे, और कोई कंप्लेंट्स हैं सोसाइटी के ख़िलाफ़ किसी मेंबर की या किसी जनरल पर्सनस की, तो उसके ख़िलाफ़ जो है ना ये इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं। तो ये असिस्टेंट स्टाफ होता है। रूल 33 जो है 1927 के रूल्स का, उसके तहत जो है ना ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जितना स्टाफ है वो रजिस्ट्रार इसको लगा सकता है। तो होप सो अब आप लोगों को ये वाला सेक्शन जो है ना वो याद हो जाएगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी थ्रू जनरल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार को पावर दी जाएंगी, कंप्लीट भी दी जा सकती हैं, पार्शियल भी दे सकती हैं, ये भी थ्रू स्पेशल ऑर्डर, जनरल ऑर्डर हो सकती हैं। रजिस्ट्रार की जो अपॉइंटमेंट है उसको भी पावर्टी या फिर अथॉरिटी का वर्ड आएगा, कंप्लीट भी मिल सकती है, पार्शियल भी मिल सकती है। फिर रजिस्ट्रार आगे अपने सबऑर्डिनेट असिस्टार जो उसका स्टाफ है उसको भी लगा सकता है, और गवर्नमेंट भी लगा सकती है, दोनों के पास भी ना ये अथॉरिटी है, तो उनकी पावर्स भी वही होंगी जो मतलब रजिस्ट्रार की होंगी, क्योंकि उसका सबऑर्डिनेट है तो वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। और रूल कौन सा है? 33। ये आप लोगों ने रूल साथ याद रखने हैं ताकि आप लोगों को आधे रूल जो है ना 1925 के एक्ट में याद हो जाएं। अब एक सवाल और भी आप लोगों के जहन में आएगा, वो सवाल ये आएगा कि सर क्या जो रजिस्ट्रार है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार है ये पूरे सूबे का होगा? नहीं, पूरे सूबे का भी हो सकता है, ठीक है ना, और उसके किसी पोर्शन का भी हो सकता है। वैसे पोर्शन वाइज लगाया जाता है, ज़िला, तहसील, डिवीज़न, इस तरह करके। अब नेक्स्ट सेशन पढ़ने से पहले
इसके जो क्वेश्चंस अपने नोट्स में जो है ना वो बनाए हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ ही पढ़ा दूँ ताकि पता चल जाए कि पास पेपर में कौन कौन से सवाल आए हुए हैं और जो मैंने क्या एक्ट पढ़ाया है उसमें ये चीज़ वाकया मौजूद है या नहीं है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। पहला सवाल है कि सेक्शन 4 है, ठीक है ना, इसी को हम पढ़ रहे हैं। द रजिस्ट्रार हु मे अपॉइंट द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोगों को पता है गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट का नाम लिखता है तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आएगा, ठीक है ना, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा सवाल है व्हाट पावर्स डज द रजिस्ट्रार हैव टू असिस्ट, हैज़ आना यहाँ पे, इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रार के पास कौन सी पावर्स हैं जो वो अपनी मदद के लिए इस प्रोसेस के तहत लगाता है। पावर टू इशू फाइन्स, पावर टू अपॉइंट अदर ऑफिसर्स, पावर टू क्रिएट न्यू सोसाइटीज़, पावर टू अमेंड द एक्ट। वैसे हैं काफ़ी सारी, फाइन भी कर सकता है, न्यू सोसाइटीज़ भी क्रिएट कर सकता है, एक्ट को अमेंड भी कर सकता है, लेकिन हमने देखना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 4 के तहत ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, ये अपॉइंट कर सकता है। कौन से? अपने असिस्टेंट स्टाफ को जिसमें डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, लिक्विडेटर्स, इंस्पेक्टर्स, ये सारे आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग द रजिस्ट्रार्स अथॉरिटी, ठीक है ना, कौन सा जो है ना इसमें से ऑप्शन है वो सही है रजिस्ट्रार की अथॉरिटी के तहत, रजिस्ट्रार की पावर के तहत। द रजिस्ट्रार कैन इशू अ सर्च वारंट फॉर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, ये सेक्शन 5 का है, उसमें पढ़ेंगे, बल्कि इससे आगे वाला सेक्शन है। द रजिस्ट्रार कैन चेंज द रूल्स, द रजिस्ट्रार हैज़ नो पावर्स टू इशू वारंट्स, द रजिस्ट्रार डिसीजंस आर फाइनल, ठीक है ना, ये सर्च वारंट जो है ना वो जारी कर सकता है। ये इससे आगे वाला जो है ना वैसे जो है ना वो ये स्टार्ट हो गया है सेक्शन आगे वाला, इसमें जो है सवाल बन गए इस तरह करके। सेक्शन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन रजिस्ट्रार इशू अ सर्च वारंट, तो किस सर्कमस्टांसेस के तहत कर सकता है, तो ये भी सवाल यहाँ पे बनता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 का एक और सवाल है हु कैन असिस्ट द रजिस्ट्रार इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कौन असिस्ट करता है, तो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। इस पर मेंबर ऑफ सोसाइटी नहीं कर सकते, सोसाइटी की कमेटी नहीं कर सकती, तो हमने सिर्फ गवर्नमेंट का पढ़ा है, ठीक हो गया। इस तरह करके जो है ना आप लोगों के सवाल जो है ना वो साथ साथ कवर होते जाएंगे कि सेक्शन में पास पेपर में कौन से सवाल आए हैं और कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे। इसके अलावा तो कुछ बचता ही नहीं है ना भाई डियर स्टूडेंट्स, और पीपीएससी कहाँ से उठाएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो यही होता है कि आप लोग 100% जब आप लोग को टीचर देगा तो आप लोगों ने 100% उसका आउटपुट ज़रूर देना है, तो ही आप लोग 85+ जा सकते हैं, कोई पोर्शन नहीं स्किप करेंगे। नेक्स्ट सेशन है सेक्शन ए के अंदर अमेंडमेंट हुई है। देखो जो सेक्शन जो होता है ना हमेशा, देखो ये सेक्शन 4 था, बाद में इसमें अमेंडमेंट हुई तो सेक्शन वही रहेगा, लेकिन इसमें जो अमेंडमेंट होगी वो ए बी सी सब सेक्शंस के तहत जो है ना वो चलती आएगी। फिर अगर सेक्शन ए में होती है फिर इसका जो है ना वो सब क्लास जो है ना आगे 1 हो सकती है, ठीक है ना, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है ना। कोई भी सेक्शन जब अमेंड होता है ना, आर्टिकल अमेंड होता है तो आर्टिकल डिलीट नहीं होता, ठीक है ना। अगर वो डिलीट होता है तो उसका कोई एक सब सेक्शन डिलीट हो सकता है, उसको अमेंड किया जा सकता है। नाम का भी डिलीट नहीं होता, नाम चेंज नहीं होगा। अगर नाम चेंज होगा तो फिर पूरा का पूरा जो 1973 का जो है ना वो आइन है वो 26वें अमेंडमेंट में उसके जो है ना बहुत सारे जो है ना वो आर्टिकल अमेंड हुए हैं, तो फिर अगर वो होता तो फिर पूरा आइन बदलना पड़ता, ठीक है ना। तो वो सिर्फ उसके सिर्फ एडिशन होती है या फिर डिलीशन होती है, तो उसके जो नाम के साथ जो है ना वो सब सेक्शंस होते हैं ना उनमें होती है। अब सेक्शन 4A है, सेक्शन 4A के तहत रजिस्ट्रार को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये पावर देती है कि वो सर्च वारंट जारी कर सकता है। अब सर्च वारंट जारी करेगा तो उसकी रीजंस क्या होगी, कौन सी कंडीशंस होगी, क्या पर्पस होगा कि जिसकी वजह से जो रजिस्ट्रार है वो सर्च वारंट जारी करेगा, और क्यों जारी करेगा, ये 2-3 सवाल है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। पहली कंडीशन ये है कि ये रिकवरी करेगा। इसकी शेक जो 1 है वो ये कहती है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ख़िलाफ़ ये शिक ये कहती है कि अगर वो सोसाइटी अपने रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, अपने रिकॉर्ड्स के अंदर उसके जो पेपर्स हैं, उसकी जो फाइल्स हैं, उसके जो अकाउंट बुक्स हैं, और इसके अलावा जो इसके जो लीगल कागजात हैं वो छुपा लेती है,
या दिखाने में ताउन नहीं करती है, तो रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो उसको रिकवर करे। अच्छा, अब क्यों छुपाएगी? सवाल ये पैदा होता है क्यों छुपाएगी? या तो उसने मिसकंडक्ट किया है, या फिर करप्शन किया है, या फिर फाइनेंशियल ऑडिट में घपला किया है, या फिर उसने जो ट्रांजैक्शंस की हैं या जो फंड की जो है ना वो रिपोर्ट्स बनाई है वो बगैर किसी मीटिंग की हैं, बगैर किसी रेजोल्यूशन की हैं, मेंबर्स को पता नहीं चला, रजिस्ट्रार को पता नहीं चला, सेक्रेटरी को पता नहीं चला, प्रेसिडेंट को पता नहीं चला, हेड को पता नहीं चला, तो उसने जो बीच में जिस अफसर ने भी किया उसने घपला किया है। ये बात समझ आ गई? ठीक है ना। तो अब रजिस्ट्रार के पास पावर आ गई कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो रिकवर करेगा। तो उसके पास पावर किसके पास है? रजिस्ट्रार के पास। अब इसके ये पावर किस तरह से अप्लाई कर सकता है? ये पावर अप्लाई कर सकता है कि इसकी वही पावर है जो मजिस्ट्रेट की पावर होती है। अब जो मजिस्ट्रेट की पावर होती है, जो पाकिस्तान का जो ज़ाब्ता फौजदारी है, मैं आप लोगों को समझाऊँ ना, पाकिस्तान का एक है CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। 1898 में ये ज़ाब्ता फ़ौजदारी बनाया गया था। ये बरतानिया का जो है ना वो बनाया गया कानून है, जिसमें CPC भी है, नहीं PPC, पाकिस्तान पीनल कोड। ये लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। पाकिस्तान अफेयर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। ये इसकी क्लैरिटी भी आप लोगों को वहाँ पे हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो इस ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जो चैप्टर नंबर 7 है इसी ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, चैप्टर नंबर 7 वो यही है मजिस्ट्रेट की जो है ना वो पावर्स के लिए है कि मजिस्ट्रेट जो है ना वो सर्च वारंट जारी कर सकता है किसी भी केस में। मुजरिम की तलाशी लेनी है, किसी भी प्लेस को चेक करना है, और या फिर इसके अलावा किसी रिकॉर्ड या किसी अशिया को जब्त करना है जो उसको जो है ना वो ज़रूरी हो कोर्ट में देने के लिए, या फिर अपने जो है ना डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो कर सकता है। उसमें वो अपने पुलिस को भी मुलव्वस कर सकता है, मतलब सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है उनके तहत वो छापा मार सकता है, रेड कर सकता है। ये चैप्टर नंबर 7 CRPC का यही कहता है। उस पर सेक्शन नंबर 94 के तहत ये करता है। ठीक है ना। ये बात जो है ना वो 1925 का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 4A है, उसमें ये बात नहीं लिखी हुई है कि सेक्शन के तहत, लेकिन आप लोगों को याद रखना है इसको, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे जो सवाल पूछा जाएगा ना वो उसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक ऑफिसर भी होगा, लाका बंदा होगा, आप लोग को सवाल पूछेगा, हाँ जी बताओ 4A जो है ना वो होता है रजिस्ट्रार की जो है ना वो सर्च वारंट किस तरह से जारी कर सकता है, कौन सा सेक्शन है CRPC का, चैप्टर कौन सा है। तो इसलिए आप लोगों को याद रखती है चीज़ें कम्प्रिहेंसिव है। सिर्फ आपने बुक की तरफ नहीं रहना कि बुक में ये लिखा हुआ है तो उसमें सिर्फ बस यही कर लें, चीज़ें कनेक्ट करके करनी है। तो मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि वो चैप्टर 7 CRPC 1898 उसके सेक्शन 94 के तहत वो सर्च वारंट जारी कर सकता है। ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात यह है कि यही वाली पावर्स, ये सेक्शन 4A कहता है कि जो पावर यहाँ पे मजिस्ट्रेट को दी गई हैं वही पावर्स यहाँ पे रजिस्ट्रार इस्तेमाल कर सकता है अपने आप को मजिस्ट्रेट कंसिडर करके कि आई एम द मजिस्ट्रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, तो वो जारी कर सकता है। ये बात समझ आ गई? ठीक है ना। इस वक्त ये मजिस्ट्रेट होता नहीं है ओरिजिनली, लेकिन ये उसकी पावर सिर्फ उसको दी गई हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको ये जो ना वो पावर दी गई हैं। उसके बाद ये करेगा कैसे? सवाल ये आता है कि ठीक है उसको पावर तो दे दी गई है और इसके तहत भी दे दी गई है, किस कानून के तहत दी गई? ज़ाब्ता फौजदारी के तहत। ठीक है, आर्टिकल सेक्शन नंबर 94 के तहत। अब डायरेक्टली वो पहले क्या करेगा? सबसे पहले ये जो पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जिस भी सोसाइटी के, कोई हाउसिंग सोसाइटी है, एग्रीकल्चर सोसाइटी है, लेकिन एजुकेशन सोसाइटी है, रिटेलर सोसाइटी है, कोई भी सोसाइटी है, उसको नोटिस देगा। 7 से 14 दिन का नोटिस देगा और उनको कहेगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो मुझे जो है ना वो तफवीज़ की जाए, मुझे दिए जाएँ। अगर सोसाइटी खुद चलकर रजिस्ट्रार को ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाती तो फिर रजिस्ट्रार के ऊपर ये पावर लागू हो जाती है कि वो सर्च वारंट जारी करे, वो अपने साथ पुलिस को ले, जो इस डिपार्टमेंट की स्पेशल पर्सन्स होते हैं, तो उसके तहत वो रेड कर सकता है, वो छापा मार सकता है। और इसकी एक केस स्टडी भी है। अब केस स्टडी ये है कि लाहौर का जो इलाका है ना, इसमें जो गाँव है गाज़ियाबाद का, वहाँ पर ये होता है कि आई थिंक 2016 है या 2022 है, मुझे याद नहीं है, कॉन्टैक्ट बता देता हूँ। वहाँ पे ना इलीगल फंडिंग का स्कैंडल होता है। उसमें ये होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है और सेक्रेटरी जो होता है ना हाउसिंग सोसाइटी का, वो क्या करते हैं कि वो जो मतलब उसका जो फाइनेंशियल जो मीटिंग्स होती है ना, इकोनॉमी के लेके जो फाइनेंस की रिपोर्ट बननी है कि कितना फ़ंड जमा हुआ है, कहाँ पे इसकी डेवलपमेंट करनी है, कहाँ पे खर्चा करना है, तो बगैर जो इस हाउस सोसाइटी की जो मेंबर्स है उसकी मीटिंग बुलाया है, उसको जो है ना वो करता रहता है, अलाउ करता रहता है। तो उस पर जो है ना वो करप्शन करते हैं
मतलब फ़ंड जो है ना वो लेते हैं, लेकिन उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं बनाई जाती, क्योंकि अगर जो भी फ़ंड निकलवाना है, जो भी प्रेसिडेंट ने फ़ंड दिया तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट जाएंगी, इसके बाद रजिस्ट्रार को पता होगा, ठीक है ना। तो वो जो है ना वो मतलब उन्होंने नहीं की, तो फिर जो मेंबर्स ने किया है शिकायत की और रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार ने फिर इनको जो है ना नोटिस दिया, और नोटिस के बाद जो है ना जब उन्होंने ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की तो फिर उन्होंने छापा मार के सेक्शन 59 के तहत जो है इनको पहले पेनल्टी हुई है। तो प्रॉपर्टी की जो है ना रिकवरी हो सकती है सेक्शन 59 के तहत। देखो ये सेक्शन आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आगे आएगा। तो इसमें प्रॉपर्टी की रिकवरी हो सकती है कि अगर रजिस्ट्रार की जो पावर, मैं आप लोगों को एक स्पेशल भी पढ़ाऊँगा कि रजिस्ट्रार की पावर्स क्या होती हैं, इस तरह करके चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो इसमें 1927 के रूल्स में जो सेक्शन जो है ना वो 59 है, वो पेनल्टी के लिए है कि जो पेनल्टी पड़ेगी तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर ये होता है कि जब जो छापा मारा तो इलीगल रिकॉर्ड्स निकले वहाँ पे, मतलब उसमें जो प्लॉट्स थे उसकी अलॉटमेंट्स हुई थी, उसके फंड्स बना हुआ था, उसकी जो अकाउंट बुक्स थी, एक अकाउंट बुक होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, एक अकाउंट बुक होती है जो स्पेशल जो है ना वो जो डील करने वाला होता है ना वो अपने लिए बना के रखता है, वो छुपा के रखता है कि रजिस्ट्रार को पता ना चले, प्रेसिडेंट को पता ना चले। तो इस तरह के जो है ना वो घपले होते हैं। तो फिर इस तरह की जो है ना वो पावर्स जो है ना वो होती हैं। अब यही पावर्स असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी होती है। अगर रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र कर देता है अपनी पावर्स 33 के रूल के तहत उसको लगाता है, तो वो पावर्स दे सकता है, फुल भी दे सकता है, हाफ भी दे सकता है। तो ये वाला सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन नंबर जो 5 है वो है सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन, सोसाइटीज़ विच मे बी रजिस्टर्ड, ये इसका नाम है, बुक से देख सकते हैं। तो इस आर्टिकल में, इस सेक्शन में दो तरह की सोसाइटीज़ की जो बात हुई है कि दो तरह की सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। पहली सोसाइटी है कि ऐसी सोसाइटी जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, मतलब मुआशी हालत उनकी बेहतर कर सकती है, तो वो सोसाइटी रजिस्टर हो सकती है। दूसरा जो है ना इसमें ऐसी सोसाइटी जो पहले बनी हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक सोसाइटी ने अभी रजिस्टर होना है 2025 में, आज फॉर एग्जांपल 23 जून है, तो आज एक सोसाइटी रजिस्टर हो रही है। वो रजिस्ट्रेशन क्यों करेगी? क्योंकि वो जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको हेल्प करेगी, उसको इकोनॉमिकली, उसको फाइनेंशियली जो है ना वो सपोर्ट करेगी। ये हो गई। एक होता है कि दूसरी रजिस्ट्री जो मैं कहता हूँ कि 1970 में बनी थी, लेकिन उसका अभी भी मकसद ये है कि वो वहाँ पे जो ये प्री इस्टेब्लिश सोसाइटी है उसके ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सकती है, ठीक है, उसके नक्शे कदम पे चल सकती है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं। अब इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? प्रिंसिपल्स वही हैं जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने दिए हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? कि इक्विटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ हेल्प और म्यूचुअल हेल्प होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सबको जो है ना वो इक्वल राइट मिलना चाहिए, ठीक है। जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं वही के वही इसके सारे प्रिंसिपल्स हैं, यही एप्लीकेशंस हैं। तो कोऑपरेटिव के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होंगे इन दो सोसाइटीज़ पे। ये दो तरह की सोसाइटीज़ आप लोगों को याद रखनी है, सवाल यहीं से बनेगा सेक्शन में से, और जो है ना सेक्शन में से जहाँ पे सवाल फ़िलहाल इस पोर्शन में से नहीं बनेगा। फिर इसके बाद इसी सेक्शन के अंदर कुछ लायबिलिटीज़ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है, मतलब इन सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन को लेके कि कौन सी लायबिलिटीज़, कितनी लायबिलिटीज़ दी गई हैं, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, मतलब फुल पावर दी गई है या हाफ पावर दी गई है, ठीक है। किस तरह से नॉमिनेशन होगी, नॉमिनेशन फिर जो भी बंदा नॉमिनेट होगा उसका रिकॉर्ड्स क्या होगा। तो ये वाला है, हम उसको पढ़ते हैं।